वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस कर लें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, बाल क्लासेस पैराग्राफी से आप सभी का स्वागत है। और आज की हमारी क्लास रहेगी मैथमेटिक्स की, जिसका ये पार्ट सेकंड है। मेंटल का सेक्शन हम देख चुके हैं पार्ट फर्स्ट में, और इसके अलावा मैं 5 मॉडल पेपर भी करवा चुका हूँ। जिन बच्चों ने नहीं देखे तो वो भी जाकर आप देख सकते हो, सबका लिंक नीचे दिया गया है। और आज की क्लास को आपको फुल अटेंड करना है। पेपर ऐसा ही आपको दिखने को मिलेगा जैसा आज आप यहाँ पे करोगे। तो बढ़ते हम आगे। तो मैथ्स से टक्कर लेने के लिए कौन कौन बच्चा तैयार है, पहले तो मुझे बता दो कौन कौन बच्चा यहाँ पर तैयार है। जो बच्चे रेडी है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो सभी यस। ठीक है, यस कमेंट करके हम शुरुआत करते हैं हमारी क्लास की। फुल तैयार हो जाइए, पेन पेपर लेके साथ में बैठिए, ताकि जैसे आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने लग जाओ। ठीक है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे हम, क्योंकि क्वेश्चंस को करना है थोड़ा जल्दी से, इसलिए। तो फटाफट से क्वेश्चन आते हैं, आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में क्वेश्चन को करने लग जाना। ठीक है, तो बढ़ते हैं। और जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, और उनको भी बुला लो, ताकि अच्छा कंपटीशन आप सभी के बच्चों के बीच में हो सके। तो हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में आज क्वेश्चन रखे गए हैं। तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए इस तरफ क्वेश्चन आएंगे, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए इस तरफ क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन को आप पूरा पढ़ करके अच्छे से क्वेश्चन को समझ करके क्वेश्चन का आंसर करें। जिस बच्चों को नहीं आता है तो वीडियो को आराम से देख सकता है पूरा, और क्लास को फुल अटेंड करना है आप सभी को। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। तो 41 वाला क्वेश्चन से 40 तक 40 क्वेश्चन हम कर चुके हैं मेंटल सेक्शन में। आज हम 41 से क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, एक व्यक्ति ने एक पुरानी कार 30,000 में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 10,000 रुपये व्यय किए। यदि उसने पुरानी कार 34,000 रुपये में बेची तो उससे हानि प्रतिशत है। तो इंग्लिश में क्या लिखा गया है, अ पर्सन बोट एन ओल्ड कार फॉर ₹30,000 एंड स्पेंड ₹10,000 ऑन इट्स रिपेयर and sold that car for ₹34,000, then what will be the percentage of loss? तो ये क्वेश्चन था आपके सामने। ऑप्शन दोनों के लिए सेम ऑप्शन है यहाँ पर, ABCD दोनों ऑप्शन, ये दोनों क्वेश्चन के लिए सेम ऑप्शन है। क्वेश्चन एक ही है, इंग्लिश और हिंदी में आपके लिए अलग अलग बताया गया है। तो जिस बच्चे को आता है कमेंट कर दें, और जिस बच्चे को नहीं आता है तो वो पूरा क्वेश्चन को ध्यान से समझे। बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो अब ध्यान से देखो क्या करना है इसमें। एक व्यक्ति ने पुरानी कार खरीदी है, ठीक है, ओल्ड कार खरीदी, तो 30,000 रुपये में खरीदी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कार कितनी की आई है आपके, कार आई है 30,000 की। चलो अब हम देखते हैं, थोड़ा आगे निकल गए थे, वापस आ गए हम अपनी क्लास में। तो अब देखो 30,000 थी। अब इसमें क्या करना है, उसकी मरम्मत के, रिपेयर के हमने क्या कर दिया, 10,000 रुपीज खर्च कर दिए, व्यय किया। तो ये क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, रिपेयर के लिए मरम्मत लिख सकते हो आप। मरम्मत के मतलब जैसे कि उसका कहीं इंजन खराब होगा तो थोड़ा बहुत उसको सही करवाया, और उसमें कोई टूट फूट हो रही है तो उसको सही कराया, क्योंकि कार खरीदी है पुरानी, इसलिए उसकी रिपेयरिंग पे 10,000 रुपीज खर्च कर दिए। तो ये भी क्या हो जाएंगे, इसकी क्रय मूल्य में जुड़ जाएंगे। और टोटल कितना हो गया यहाँ पे 40,000। ये क्या हो गया, इसका कॉस्ट प्राइस, जिसको कहा जाता है क्रय मूल्य। ठीक है, CP जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोला जाता है क्रय मूल्य। तो 40,000 रुपये में तो उसने खरीदी, और बेची कितने में, अब उसने ध्यान से पढ़ देखो, इसमें बोला गया है कि कार को 34,000 रुपये में बेच दी, 34,000 रुपये में बेच दी, यहाँ पर लिखा गया ये। तो अब इसका सेल्स प्राइस कितनी है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कैसे लिखेंगे हम, सेल्स प्राइस SP 34,000 रुपये है। चलो अब आप ध्यान से देखो कि 40 में तो उसने खरीदी, बेच उसने 34 में दी, क्या उसको लाभ होगा, नहीं, उसको क्या होगी, हानि होगी। हानि होने के बाद में तो हम यहाँ पे लिखेंगे हानि। पहले तो आप हानि याद कर लो, हानि क्या होती है, लॉस, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो लॉस कैसे आएगा, कॉस्ट प्राइस में से क्या करेंगे हम, सेल्स प्राइस को घटा देंगे। तो 40,000 रुपये में से 34,000 रुपीज यहाँ पे क्या कर दिए जाएंगे, लेस कर दिए जाएंगे। तो कितना बचेगा, 6,000, 6,000 रुपये बचेंगे। तो 6,000 रुपये क्या आ गई, हानि आ चुकी है। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, परसेंटेज ऑफ लॉस बताना है, यानी कि हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो परसेंटेज हानि आपको पता है, परसेंटेज लॉस किस किस बच्चे को इसका फॉर्मूला पता है। परसेंटेज लॉस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर लिखी जाती है आपकी हानि। तो हानि आपके पास में 6,000,
नीचे की तरफ लिखा जाता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सीपी लिखते हैं हम। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 40,000 है, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, क्योंकि प्रतिशत में किसी भी संख्या को लाना है तो मल्टीप्लाई 100 किया जाता है। बात समझ में आ गई आपको यहाँ तक? अब देखो इस वाली 4 जीरो आपको दिख रही है, तो दोनों जीरो से 2 जीरो कट गई, और ये वाली 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। अब क्या बचा, 60/4। जैसे आ लो 2 से फिर काट लो इसको 3 बार, और 2 से कट जाएगा 2 बार, और फिर 2 से कट जाएगा देखो ये 15 बार, 15 बार। तो 15% क्या आ गया आपके लॉस परसेंटेज आ चुका है। ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे परफेक्ट आंसर बैठता है, ए आंसर हमारा होगा। बात समझ में आ गई आप सभी बच्चों को? तो इसी प्रकार से हम सारे क्वेश्चन करेंगे, पूरा एंड तक आपको क्लास देखनी है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको आज क्वेश्चन मिलेंगे, और कुछ क्वेश्चन अगर इंग्लिश में नहीं होंगे तो उनको मैं समझा दूंगा क्या होते हैं, क्या करना है उसमें। 42 वाला क्वेश्चन देखो, 3400 3400 मल्टीप्लाई 3 फिर मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 10 का मान है, मतलब इसका वैल्यू क्या आएगी इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद में। सभी बच्चे आंसर करें कमेंट बॉक्स में। बहुत सबसे आसान क्वेश्चन है, अगर थोड़ा देखते आप क्वेश्चन को कर दोगे। मैं एक बार फिर लिख देता हूँ आपके लिए, 3400 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 फिर मल्टीप्लाई 0 फिर मल्टीप्लाई 10। अब ऐसे क्वेश्चंस को तो केवल आप देख करके आंसर करना है। देखो अगर किसी भी संख्याओं में गुणा में अगर कहीं पर 0 आ जाता है, किसी भी संख्याओं को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो वो सभी का मल्टीप्लिकेशन क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। बात समझ में आई या नहीं? अगर किसी भी संख्या को हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या कर देगा, उस संख्या को भी 0 कर देगा, ठीक है। तो अगर हम इतने बड़े बड़े नंबर को 0 से गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा, तब भी हमारे पास में आंसर आएगा 0। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर होगा, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना है कि बड़ी बड़ी संख्या है तो अपना आंसर भी बड़ा आएगा, अगर 0 से मल्टीप्लिकेशन है तो 0 आंसर आएगा। अब बड़े आगे हम क्वेश्चन नंबर 43, ये आप सभी के लिए। क्वेश्चन को पढ़ो और करो। 20 तथा 25 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। सर्वनिष्ठ क्या करना है, जैसे फाइंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 25, ठीक है। मतलब ऐसी संख्या निकालनी है जिसमें जिस संख्या का डिवाइड 20 में जाता हो और जिस संख्या का डिवाइड 25 में भी जाता हो। तो ध्यान से करो इन क्वेश्चंस को। अब इसमें क्या करना होगा, देखो ध्यान से देखो। 20 के फैक्टर क्या होता है, मतलब 20 में किसकी संख्या का भाग जाता है, आप ये बताओ। 1 का जाता है, 2 का भी जाता है, फिर उसके बाद में 4 का जाता है, 5 का, देन 10 का, और लास्ट में 20 का, ठीक है। ऐसे हम 25 के भी निकाल लेंगे। 25 के क्या क्या निकलेंगे, तो 25 में 1 की टेबल जाती है, 2 की जाती है, बिल्कुल नहीं, 3 की भी नहीं, 4 की भी नहीं जाती, फिर किसकी जाएगी सर, अब तो जाएगी 5 की। चलो अच्छी बात है। अगला बताओ। चलो अब 5 के बाद में किसी भी संख्या का इसमें डिवाइड नहीं होता है। 5 के बाद में देखो 10 का भी नहीं होगा, सीधा 25 का होगा। बात समझ में आ गया आपको? तो इसमें 20 और 25 के में क्या क्या चीज कॉमन आ रही है, यहाँ पर कॉमन आ रहा है आपके 1, और अगले कॉमन संख्या क्या है, देखो 5 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है, तो हम कह सकते हैं 1 और 5 दो यहाँ पर कॉमन मल्टीपल है, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 44। आपको सब कुछ समझ में तो आ रहा है? अगर सभी कुछ समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में फिर से टाइप कर दो यस, क्योंकि इसी से मुझे पता लगता है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। बढ़ते हम आगे 44 वाला क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि इजी क्वेश्चन है। अभी आगे आप जब देखोगे तो अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, तो फिर कहोगे बिल्कुल एग्जाम के जैसे क्वेश्चंस हैं आज। अब इसमें जो क्वेश्चन, ये जो संख्या दे रखी है, इन सभी का क्या करना है आपको, योग का मतलब होता है सम, सभी का सम करना है आपको। तो सम करके बताओ जल्दी से, बहुत आसान क्वेश्चन है, जोड़ना है। पेन पेपर लेके आप, मैंने बोला था आप साथ में बैठो, पेन पेपर साथ में लेकर बैठोगे तो क्वेश्चन को आते ही आप करने लग जाया करो, ठीक है। मेरे क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको क्वेश्चन आंसर आ जाना चाहिए। करो, मैं एक मुट्ठी पानी पी लेता हूँ आपके लिए। चलो हो गया आपसे। पहले तो इसको मैं जमा लेता हूँ, देखो कैसे जमेगा। 30.08, इसको इस प्रकार लिखो करो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा जाता है, पॉइंट की संख्या के नीचे पॉइंट की संख्या लिखेंगे। जैसे अब आगे कितना है यहाँ पे 30, फिर पॉइंट है, फिर 0, ये 0 और फिर 8 है, ठीक है। फिर अगला 30.088, तो 30.088
8 और 8 इस प्रकार है। अगला क्या है 30.888, तो वहां पर भी आप ऐसे लिख करके इनको जोड़ना, ठीक है। अब सभी को क्या कर दो, सम प्लस कर दो। देखो 8 8 8 जोड़ोगे कितना आएगा 24, फिर 2 कैरी चला गया, 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और 8 26 का 6, फिर 2 कैरी चला जाएगा, 2 और 8 कितना हो गया, फिर 10 की 0 1 चला जाएगा कैरी, इसके ऊपर जाएगा ये और ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये पॉइंट लगा हुआ है। अब 3 3 3 3 कितने होते हैं 12, 121.064, 121.064 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में देखो 1210 नहीं होगा, बी हमारा यहाँ पे परफेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सी और डी भी नहीं होगा। बात समझ में आ गई? इस प्रकार से आप वहां पर लिख लेना, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से लिख के आप जल्दी से इसको जोड़ देना। आगे बढ़ता हम क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं। एक टोकरी में कई प्रकार के फल निम्न पिक्टोग्राफ में दर्शाए गए हैं। पिक्टोग्राफ ही आपके सामने बनाया गया है। अब इसमें देखो फल क्या क्या है, केला है, सेब है, अमरूद है, पपीता है, संतरा है। और इधर देखो ये जो दे रखा है डिब्बा बॉक्स, भरा हुआ बॉक्स है, तो एक बॉक्स का मतलब क्या है 10 फल, ठीक है। एक बॉक्स का मतलब क्या है 10 फल। तो केला जैसे यहाँ पे ये एक बॉक्स है, मतलब यहाँ पे 10, फिर ये 20 30 40 50 60 और 70, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 70 फल है, ऐसे लिख लो आप। अब इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मतलब 80 फल है यहाँ पर। इसमें कितना है 40 है। इस वाले में देखो कितना होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का मतलब 90 यहाँ पर है। और इसमें देखो 1 और 2 मतलब 20 है। बात समझ आ गई आपको? इस प्रकार आप लिख सकते हो साइड में। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, कितने फल 50 से अधिक है। तो कितने फल 50 से अधिक है, देखो ये वाला 50 से अधिक है मतलब केला, फिर 80 है तो ये भी ज़्यादा है, और ये 90 पपीता है। तो कितने फल निकल के आया, देखो बाकी जो 40 और 20 तो कम है, तो कितने फल 50 से अधिक निकल के आए, केवल 3 फल। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे परफेक्ट आंसर बैठेगा। बात समझ में आ गई आप सभी को? चलो आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 46, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को करो आप जल्दी से। क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ आप सभी के लिए, तब तक आप क्वेश्चन का आंसर करो। देखो एक दूधिया की टंकी में, दूधिया मतलब मिल्क में आता है ना, आपकी गली में भी आता होगा मिल्क देने, तो टंकी में 35 लीटर दूध आता है। उसकी टंकी में 35 लीटर दूध आता है। टंकी का 2/5 भाग दूध से भरा हुआ है, ठीक है। दूध यानी 6 लीटर दूध बेच दिया, तो टंकी में कितना दूध है। अब इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चे ध्यान से देखो। अ मिल्कमैन टैंक होल्ड 35 लीटर्स ऑफ मिल्क, 2/5 ऑफ it is filled with milk. The milkman sold 6 liters of milk. Then how much milk is there in the tank? बात समझ आ गया आपको? तो अब आप सभी का आंसर आया, उसके पहले मैं समझा देता हूँ, आप अपना आंसर करते जाओ। एक दूधिया की टंकी में कितना लीटर आता है, 35 लीटर दूध आता है। यदि टंकी का 2/5 भाग भरा हुआ है, तो मतलब की कैपेसिटी कितनी है। टंकी है आपके 35 लीटर की, 35 लीटर की टंकी है। सभी ने देखी होगी दूध की टंकी कैसे होती है, बना के बतानी पड़ेगी क्या। कुछ इस प्रकार से देखी होगी आप सभी ने। यहाँ पर उसका मुंह ऐसा होता है और ये इस प्रकार की टंकी होती है। दूध की टंकी आप सभी ने देखी होगी, ठीक है। तो ये टंकी कितनी है, 35 लीटर की है। अब इसमें 2/5 भाग दूध भरा जाता है, ठीक है। भरा हुआ है मतलब इसका केवल भरा हुआ भाग कितना है 2/5। तो हम क्या करेंगे 35 लीटर का 2/5 पार्ट निकाल देंगे, ठीक है, ताकि हमको पता लग जाए कि कितना भाग भरा हुआ है। 5 का टेबल 35 में 7 बार जाएगी, 7 को 2 से गुणा करोगे तो 14 लीटर। 14 लीटर क्या है, टंकी भरी हुई है। बात समझ आ गई आपको? जैसे ये टंकी है 35 लीटर की, अब ये यहाँ तक ही भरी हुई है, इतना सा भरा हुआ है इसके अंदर। तो कितने लीटर हो गई, 14 लीटर हो गई। अब दूध यानी 6 लीटर दूध इसमें से बेच दिया, तो भरी हुई कितनी है 14 लीटर, तो बेचेगा भी इसी में से। तो बेचा कितना उसने, 14 में से 6 घटा दो, ठीक है। तो बेचने के बाद अब क्या हुआ, बेचने के बाद कितना बचा, तो टंकी में कितना दूध बचेगा 8 लीटर।
ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, बेचा उसने 6 है तो 6 हमने घटा दिया, 8 लीटर उसके टंकी में अभी दूध बचा हुआ है। बात समझ में आ गई आपको। बढ़ते हम आगे क्वेश्चन नंबर 47 में करते हैं। ये रहा आपके सामने, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक आयत की चौड़ाई इसकी लंबाई का 3/5 भाग है। यदि आयत का क्षेत्रफल 135 वर्ग मीटर हो, 135 वर्ग मीटर हो तो परिमाप है। देखो इंग्लिश मीडियम बच्चे ध्यान से समझो। द ब्रीथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3/5 ऑफ इट्स लेंथ। इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 135 स्क्वायर मीटर, व्हाट विल बी द पेरीमीटर। उसका परिमाप निकालना है, पेरीमीटर आपको फाइंड करना है। तो आयत की एरिया का और परिमाप का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो आयत की चौड़ाई इसके लंबाई का कितना है, 3/5 भाग है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, माना उसकी जो लंबाई है वो लंबाई आप मान लो, यहाँ पर ये जो नीचे दे रखी है, नीचे वाला भाग कितना है 5, ये मान लो आप 5x। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अब इसकी चौड़ाई क्या है, इस लंबाई का 3/5 भाग है या नहीं, बिल्कुल है। तो आप चौड़ाई कैसे निकालोगे, चौड़ाई निकाली जाएगी इस प्रकार, 5 का 3/5 भाग निकाल करके 5x का 3/5 भाग निकाल देंगे हम। तो 5 से 5 पड़ जाएगा 1 बार, और 1 को 3 से करेंगे तो 3x आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या था, ये x था। तो लंबाई आपको मिल गई 5x और चौड़ाई मिल गई आपको 3x। बात समझ में आ गई यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आयत का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 135 वर्ग मीटर। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, ऐसा लिख दो, एरिया ऑफ पेरीमीटर। अब क्या निकले के आएगा, एरिया ऑफ पेरीमीटर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ होता है। लंबाई मल्टीप्लाई क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो लंबाई होती है L लेंथ और चौड़ाई होती है ब्रीथ। तो कैसे लिखोगे आप, क्षेत्रफल दोस्तों निकाल के दे रखा है 135, और लेंथ की जगह लिखोगे आप 5x, और ब्रीथ की जगह इतनी निकल के आई थी 3x। ठीक है, अब यहाँ पे रह जाएगा 135 इक्वल टू 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 15, और x को x से गुणा करोगे तो x का स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। बात समझ में आ गई आपको। अब ये 15 गुणा में है तो क्या हम क्या करेंगे, 135 के नीचे ये 15 यहाँ पर आ जाएंगे और इक्वल में रह जाएंगे x का स्क्वायर। ठीक है, अब 15 के टेबल में 135 कितनी बार में आता है, 9 बार में आता है या नहीं, बिल्कुल। तो 9 यहाँ आ जाएगा और x की पावर लग जाएगी 2। तो अगली बार में जब इस पावर को हटाया जाता है तो क्या होता है बच्चों, ये रूट में चेंज हो जाती है और यहाँ पर x रह जाएगा, इस प्रकार चेंज होता है ये। ठीक है, इस पावर को जब आप हटाओगे तो सामने वाली संख्या अंडर रूट में चली जाती है और इस प्रकार इसको लिखा जाता है। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि 9 किसका अंडर रूट होता है, ये होता है किसका होता है, 3 का होता है। ठीक है, तो x का मान आ गया आपके 3। तो जो लंबाई थी वापिस लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई कर लो आप 3 से, x की जगह क्या रखोगे आप 3, क्योंकि x का मान 3 आ गया ना। 5 3 15 हो जाएगा, 15 क्या निकल के आएगा मीटर, और ब्रीथ कितनी निकल के आएगी 3x है, और 3 मल्टीप्लाई 3 कितना निकल के आएगी 9 मीटर। समझ में आ गई बात आपको यहाँ तक। अब उसने बोला है परिमाप क्या होगा, परिमाप चाहिए आपको, तो परिमाप निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो कैसे निकलेगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, जल्दी से बताओ आप, 2 लेंथ प्लस ब्रीथ, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। तो परिमाप जब आपको ज्ञात करना है तो क्या निकलेंगे, 2 की जगह हम लिखेंगे 2। लेंथ आपके पास में कितनी है, ये रही 15 मीटर जो बाद में आई है, वो उसको लिखेंगे हम, प्लस ब्रीथ आई थी आपके पास में 9, ये रही। तो अब आप 15 और 9 जोड़ लो, कितना आएगा, 15 और 9 कितना आता है 24, और ये ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई लग जाएगा 2, इस तरफ लिख दो। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 48 मीटर, 48 मीटर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल बहुत से बच्चों को आ गया होगा, लेकिन दोस्तों को नहीं भी आया तो उसको आराम से समझ सकता है दोबारा वीडियो को रिपीट करके। बढ़ते हम आगे, 48 वाला क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से देखो 48 वाला क्वेश्चन। देखो आप वीडियो रोक करके भी क्वेश्चन कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, वीडियो को रोक करके भी क्वेश्चन कर लो, फिर आप अपना आंसर चेक कर लो। ठीक है, पर देखना पूरा है, आपको वीडियो को पूरा देखना है, तो क्लास में नहीं छोड़ के जाना है। जो बच्चा क्लास छोड़ के जाएगा उसको खुद का नुकसान वो खुद करेगा।
ठीक है, तो आपने सुना होगा ना, सवारी अपने सामान के खुद जिम्मेदार है। तो यहाँ पे जो बच्चा फेल होता है उसका जिम्मेदार खुद है, क्योंकि उसने क्या है, क्लास को पूरा नहीं देखा इसलिए। तो देखो क्या लिखा है क्वेश्चन, 32 सेमी लंबे तार से एक आयत बनाया जाता है, यदि तार की चौड़ाई 8 सेमी हो तो लंबाई क्या होगी। ठीक है, अ रेक्टेंगल इज मेड फ्रॉम 32 सेंटीमीटर वायर, इफ द ब्रेथ ऑफ द वायर इज 8 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द लेंथ। ठीक है, एक आयत है, मैं आपको यहाँ आयत बना देता हूँ, ये लो। अब ये किससे बनाया गया है, एक तार से बनाया गया है। ये आयत किससे बनाया गया है, आपके तार से बनाया गया है। तो हमको क्या करना है, ये जो आयत की ये 32 सेंटीमीटर दे रखा है, ये एक परिमाप है, क्योंकि चारों तरफ जब लपेटी कोई चीज़ जाती है, चारों तरफ मिला करके लपेटते हैं, तो वो परिमाप को बताती है। तो यहाँ पर निकालेंगे हम आयत का परिमाप। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप क्या दे रखा होगा हमारे को, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है। अभी हमने किया पिछले वाले क्वेश्चन में। तो परिमाप तो आपको दे रखा है 32 सेंटीमीटर, इसको परिमाप माना जाएगा। 32 तो यहाँ लिख दो आप, फिर 2, और लेंथ आपको निकालनी है, उसने बोला है कि लंबाई क्या होगी, और ब्रेथ आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो लेंथ की जगह कुछ मत लिखो, प्लस ब्रेथ कर दो आप 8, इस प्रकार लिखना। ठीक है, तो 32 यहीं पे रह जाएगा, 2 कहाँ आएगा, नीचे। क्यों, क्योंकि ये ब्रैकेट के पास में मतलब मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई की संख्या जब इक्वल के दूसरी तरफ जाती है तो भाग में चली जाती है। बराबर में क्या रह जाएगा यहाँ पे, लेंथ प्लस 8। समझ आ गई बात आपको। अब 2 की टेबल में 32 आते हैं 16 टाइम्स, 16 बार कट जाएगा ये आराम से। तो क्या लिखेंगे अब हम लिख सकते हैं 16 इक्वल टू L प्लस 8, इस प्रकार लिख दो। तो 16 तो यहीं रह जाएंगे, और 8 इस तरफ ये प्लस में है, तो बराबर के इस तरफ आते हैं माइनस में, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेंथ हो जाएगी। तो 16 में से 8 जाता है, तो आप सबको पता है 8 बचते हैं। तो लंबाई क्या निकल के आ गई हमारी, 8 सेमी, सेंटीमीटर लिखा जाएगा इसको। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। बात समझ में आ गई आपको। अच्छा क्वेश्चन था ये तो। चलो आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं। 49 वाला क्वेश्चन करो आप। एक स्कूल के कमरे में प्रत्येक कमरे में 6 बेंच हैं। ठीक है, दोबारा देखो, एक स्कूल में 30 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 6 बेंच है, एक बेंच पर 3 खाने बने हुए हैं। ठीक है, 3 खाने मतलब वो साइड में जो डोर बनी होती है, जिसमें कोई भी सामान आप रख सकते हो वो। तो कुल खानों की संख्या क्या होगी। A school has 30 rooms. Each room has 6 benches. One bench has 3 doors. So what will be the total number of doors? तो आपको क्या करना है, टोटल कितनी डोर होगी वो आपको दिखानी है। स्कूल है, एक स्कूल में आपके कितने कमरे, 30 के रूम है। बात सुन में आ गई। प्रत्येक रूम में 1 रूम, एक रूम में 6 बेंच हैं। ठीक है, और एक बेंच में, आप देखो समझते जाओ आप, एक बेंच में 3 डोर है। ठीक है, तो निकालिए आपको टोटल खानों की संख्या। तो खानों की संख्या कैसे निकलेगी, आपको क्या करना है, 30, 6 और 3, इन तीनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा आपस में। क्यों, क्योंकि देखो एक बेंच में 3 डोर है, तो हम निकालेंगे 6 बेंच के लिए, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कितना आएगा, 18 आ जाएगा। तो ये क्या हो गई, 18 डोर हो गई। 18 क्या हो गई, यहाँ पर डोर हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि एक रूम में 18 डोर होती है, टोटल कितने रूम है, 30 रूम है। तो 30 रूम का निकालने के लिए हमको फिर क्या करना पड़ेगा, 30 मल्टीप्लाई 18 करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, तीनों को एक साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे भी कर सकते हो जैसे यहाँ पर किया, इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर वही आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई 18, 18 को 0 से करोगे तो 0, 18 3 जा 54, 540 क्या होंगे यहाँ पर, डोर होंगी। इंग्लिश में जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डोर, हिंदी में यहाँ पे बना रखे इसने खाने। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। बात समझ में आ गई आपको। कमेंट बॉक्स में अगेन टाइप कर दो आप यस सर। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, जिस बच्चे ने क्लास में देखी है सिंपल इंटरेस्ट की जाके देख लेना। कितनी राशि 4% वार्षिक दर से निवेश करने पर 3 वर्ष में 36 ब्याज देगी, 36 रुपए ब्याज देगी। ठीक है, हाउ मच मनी इन्वेस्टेड एट 4% पर एनम
विल गिव इंटरेस्ट ऑफ ₹36 इन 3 ईयर। तो थोड़े बहुत इसमें एक दो फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। कितनी राशि पर, राशि मतलब यहाँ पे पूछा है उसने मूलधन, और मूलधन को इंग्लिश में बोला जाता है प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल से पी से डिनोट करेंगे इसको। तो प्रिंसिपल आपको यहाँ पे फाइंड करना है। अब उसने देखो क्या क्या दिया हुआ हमको, रेट दे रखी है यहाँ पर, दर दे रखी है आपको, रेट को हिंदी में बोलते हैं दर, 4% है आपके सामने। टाइम देखो, टाइम भी दिया है उसने, टाइम कितना है 3 ईयर, टाइम आपके पास में 3 ईयर्स दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है, केवल मूलधन निकालना है। मूलधन निकालने का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, यस या नो? तो देखो मूलधन निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या होता है। मूलधन निकालने का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई लगता है 100 अपॉन में क्या आता है, रेट आता है, मल्टीप्लाई आता है टाइम। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं साधारण ब्याज मल्टीप्लाई 100 अपॉन में दर मल्टीप्लाई समय। तो सिंपल इंटरेस्ट अपनों को पता है 36 रुपीज़ है, मल्टीप्लाई हम कर देंगे 100 से, अपॉन में रेट कितनी है हमारे पास में 4% और टाइम है 3। ठीक है, अब केवल सिंपल काट पीट करके इसको सिंपल बना दो। देखो 4 9 से कितना होता है, 36 होता है या नहीं, और 3 की टेबल में 9 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है, और 3 को जब आप 100 से गुणा कर लोगे तो 300 आएगा या नहीं, बिल्कुल 300 क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, 300 रुपीज़ मूलधन हो चुका होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, 300 हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हम 51 वाला क्वेश्चन करते हैं। एक कक्षा में 30 लड़के तथा 20 लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कियां कितने प्रतिशत है? देयर आर 30 बॉयज एंड 20 गर्ल्स इन अ क्लास, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन द क्लास? तो लड़कियों की प्रतिशत बताना है आप सभी को, और कैसे बताना है, जल्दी से कमेंट करो, जिस बच्चे को आता है वो कमेंट करके बता दिया करो हमको। आपको टोटल बच्चों से कंपैरिजन करना है। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, आपको इसमें लिखा गया नहीं है लेकिन हम समझ सकते हैं सिंपल क्वेश्चन की लैंग्वेज में। देखो लड़के कितने हैं 30 और लड़कियां हैं 20, तो टोटल कितने बच्चे हो गए, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट्स हो गए आपके 30 प्लस 20। 30 तो लड़के हैं, ये तो बॉयज़ हैं, और गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स को जब हम जोड़ देंगे तो टोटल कितना आएगा, 50 स्टूडेंट आए या नहीं। अब आपको लड़कियों का प्रतिशत निकालना है, तो परसेंटेज गर्ल्स निकालना है। तो गर्ल्स का परसेंटेज कैसे निकलता है, ध्यान से देखना। टोटल जितनी गर्ल्स है, कितनी गर्ल्स है 20, तो इसको आप लिखोगे हमेशा ऊपर, और टोटल स्टूडेंट, टोटल कोई भी स्टूडेंट होता है तो वो संख्या लिखी जाती है आपके नीचे, और मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 100 से। ठीक है, इसका बेसिक हमने परसेंटेज वाली क्लास में पढ़ा है, तो उसमें जाके आप देख सकते हो। अब यहाँ देखो 10 से 10 कट जाएगी, और 5 से 10 कटेगा कितनी बार, 2 बार। 2 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40% आंसर आ जाएगा हमारा। समझ में आई या नहीं? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार हम क्वेश्चन को करेंगे। बढ़ते हैं आगे, 52 वाला क्वेश्चन करते हैं। एक पंखे को 380 में बेचने पर एक दुकानदार को 140 रुपए की हानि होती है। ठीक है, बेचने के बाद होती है 180 रुपए का लाभ कमाने के लिए पंखे को कितने में बेचना चाहिए? बताइए आप सब। देखो इंग्लिश में क्या लिखा गया है, बाय सेलिंग अ पेन फॉर ₹380 अ शॉपकीपर incur a loss of 140 rupees. For how much should he sell to make a profit ₹180? आपको क्या करना है, यहाँ पर लाभ निकालना है। उसके लिए तो आप सभी का आंसर मैं देख रहा हूँ, नीचे सभी के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। अब देखो इसमें क्या लिखा गया है, ध्यान से देखो। क्रय मूल्य हम तो चेक करने पहले, क्रय मूल्य कितना है उसका, क्रय मूल्य आप कैसे निकालोगे? देखो क्रय मूल्य निकालने का तरीका एक ही है कि 380 में उसने बेची है, तो जो विक्रय मूल्य है उसमें हम प्लस क्या कर देंगे, हानि को। हानि प्लस हो जाएगी तो क्या होगा, उसका वो भी आ जाएगा हमारे पास में क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 380 है, प्लस हानि हो जाएगी 140, तो कितना निकल के आएगा 0, 8 और 4 12, 1 के गया 3 4 5 520 रुपीज़ क्या हो गया, उसका क्रय मूल्य आ चुका है।
बात समझ में आ गई यहाँ तक? क्रय मूल्य कितना निकल गया? 520 रुपये। अब उसको 180 रुपये लाभ कमाना है, तो सेल्स प्राइस हम कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? क्योंकि विक्रय मूल्य में हमको चाहिए लाभ, तो 520 रुपये में हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे उसका लाभ। लाभ कितना है? 180 रुपये, 180 रुपीज़ जोड़ देंगे तो कितना निकल के आएगा? देखो 8 और 2 0, 1 कैरी, 5 1 6 6 और 1 7, तो 700 रुपये क्या हो जाएगा? उसका सेल्स प्राइस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया आप सभी को? बढ़ते हम आगे, 53 वाला क्वेश्चन करते हैं। तो जल्दी से आप सभी क्वेश्चन को पढ़ लो और करो। अतुल की मासिक आय 2500 रुपये है। वह मकान के किराए पर 300 रुपये, खाने पर 600 रुपये, अन्य वस्तुओं पर 500 रुपये व्यय करता है। वह अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है? ठीक है, अब क्वेश्चन है अतुल इज इनकम, मंथली इनकम है उसकी। अतुल इज मंथली इनकम इज 2500 रुपीज। He spends 300 on house rent, 600 on food and rupees 500 on other things. Then what percent of his income does he save? मतलब उसने कितना प्रतिशत बचाया? तो अतुल की मासिक आय आपकी पता होना चाहिए 2500 है। कौन सी ये मासिक आय है? मंथली इनकम है। अब इसमें से उसने खर्चा क्या किया? खर्चा किया उसने एक मकान का किराया दिया 300 रुपीज़। खाने पर कितना खर्च किया उसने? 600 रुपीज़। और अन्य वस्तुओं पे कितना खर्च किया उसने? 500 रुपीज़। ये टोटल खर्चा हम निकाल देंगे उसकी आय में से। तो टोटल खर्चा पहले जोड़ लो, तो कितना हो गया यहाँ पे? 6 और 3 9 और 9 और 5 14, 1400 रुपये क्या किया उसने? खर्च कर दिया। तो ये जो मासिक आय थी, इसमें से उसमें खर्चा हम घटा देंगे। यहाँ पे खर्च घटाने के बाद में कितना बचेगा? तो देखो यहाँ पे 0 0, 5 में से हो गया 1, 2 में से हो गया तो 1, 1100 रुपये क्या बचा? उसके बचत होगी। ये क्या हो गई? उसकी बचत है। लेकिन ये तो किस में? रुपए में बचत। ये तो है रुपए में, हमको निकालनी है परसेंटेज में। परसेंटेज में कैसे निकलेगी? ध्यान से चेक कर देखते जाओ आप। परसेंटेज में आपको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? परसेंटेज सेविंग आप लिख लो। अब देखो इसमें कैसे निकालेंगे हम? उसकी बचत है कितनी? 1100 रुपये, तो 1100 आप लिखो ऊपर। टोटल अर्निंग कितनी थी? टोटल आय कितनी थी इसकी? 2500, यहाँ आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। परसेंटेज में निकालना है इसलिए। तो ये पीछे के दोनों जीरो से आप ये दोनों जीरो काट दो, कट गई। 5 से काट दो इसको एक बार, 5 बार, और 5 से इसको भी काट दो आप। 11 कटेगा 2 टाइम्स 10 हो जाएगा, फिर एक यहाँ 10 आ जाएगा और फिर 2 टाइम्स कटने के बाद में ये 0 आ जाएगा। 220/5। आप भाग दे के चेक कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैसे भी कर सकते हो आप। देखो 5 की टेबल है 5 1 बार में, और ये 220 कैसे कटेंगे? 5 4 जा 20 और फिर 2 इधर आ जाएगा, फिर 5 4 जा 20, तो 44%। क्या निकल के आई? उसकी सेविंग निकल के आई है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जिन बच्चों के ऑप्शन बी आया वो सब करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है। बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। एक टॉफी आप सभी खाते हो, तो सब अपनी फेवरेट टॉफी का नाम लिख के बताओ। यहाँ पर सब अपनी फेवरेट टॉफी का नाम लिख के बताओ। मैं आपको मेरी फेवरेट टॉफी आपको बताऊंगा। ठीक है, एक टॉफी का भार 10 ग्राम है। अनिल के पास कुल टॉफियों का भार 8 किग्रा है, तो अनिल के पास कितनी टॉफियां हैं? The weight of toffee is 10 gram. Anil has 8 kg of total toffees. Then how many toffees does Anil have? ठीक है, एक टॉफी का भार देख लो आप। एक टॉफी का भार कितना आया? एक टॉफी का भार आया आपके पास में 10 ग्राम। ठीक है, अब अनिल के पास में कुल 8 किग्रा है। आपको पता होना चाहिए कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम। तो 8 kg में कितने ग्राम होंगे? 8 kg में होंगे 8000 ग्राम। अब आप समझो ध्यान से, पहले समझ लो। एक टॉफी 10 ग्राम की है, 10 ग्राम की है, और टोटल अनिल के पास में 8000 ग्राम है। क्या है? उसका भार है। 8000 ग्राम कब होगा? जब उसके पास टॉफियां ज़्यादा होगी।
तो टॉफियों की संख्या हमको निकालनी है। तो टॉफियों की संख्या हम किस प्रकार निकालेंगे, यहाँ पर टोटल जितना वेट है 8000 इसको लिखा जाएगा यहाँ पर, और इसमें हम भाग देंगे एक टॉफी का, जो कि कितना है 10 ग्राम। देखो इस 0 से ये 0 कट गई, बाकी क्या बचा 800 क्या अभी इसके पास में टॉफियाँ आ चुकी है। अब देखो 800 टॉफियाँ उसके पास में, तो इतनी टॉफियों का क्या करेगा वो, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इतनी टॉफियों का क्या करेगा, हो सकता है उसका बर्थडे हो, तो बाकी सभी स्टूडेंट को बांट देगा। बात समझ में आपको? चलो, तो मेरी फेवरेट टॉफी है यहाँ पर किटकैट। ठीक है, आप सभी ने अपनी अपनी टॉफी का नाम बता दिया। चलो आगे बढ़ते हम 55 वाला करते हैं। अब इसमें देखो क्या करना होगा, इन सभी को बोर्ड मास वाले नियम से सॉल्यूशन करना है। तो जिस बच्चे ने बोर्ड मास वाली क्लास नहीं देखी है जाकर देख लेना, सबसे अच्छी क्लास है वो। बोर्ड मास में अच्छे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, उसमें उस क्लास को देख लेना, लिंक नीचे दिया गया है। अब इसमें इन सभी को लिख लो, जैसा ये डिनोट कर रखा है वैसे लिख लो आप। 3 मल्टीप्लाई 0.6 प्लस का चिन्ह है, 8 में डिवाइड करना है 0.4 का, फिर प्लस का चिन्ह है, फिर 10 मल्टीप्लाई 0.82। ठीक है, 82 है यहाँ पर। तो मल्टीप्लाई एक साथ कर लो, फिर डिवाइड भी कर लेना, डिवाइड भी हो जाएगा। यहाँ पर देखो डिवाइड को हम सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ से हटाई जाएगी। पॉइंट जब यहाँ से हटाई जाएगी तो क्या होगा, पॉइंट के बाद एक संख्या तो एक जीरो पर लग जाएगी, इस प्रकार लिखेंगे हम। अब क्या हुआ, इसको अब मल्टीप्लाई भी कर लो आप साथ में। 6 का पहाड़ा 3 बार बोलोगे तो कितना आएगा 18, और यहाँ पर ये मैंने बोला था पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो नीचे पॉइंट के बाद एक संख्या लगा दो, ये लो प्लस। अब देखो यहाँ 4 के पहाड़े में 80 कितनी बार में आता है 20 बार में, तो ये बन गया यहाँ पे आपके पास 20 प्लस 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपके 8.2, इस प्रकार आएगा। ठीक है, क्योंकि एक संख्या के पॉइंट इस तरफ खिसक जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद में। अब सभी को जोड़ो, आप सभी जोड़ के बताओ। 20 और 8 28 होते हैं, 28 और 1.8 ये है और 0.2 ये है, तो 2 और जुड़ जाएगा तो 30। आप सभी जोड़ लेना, 30 अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे परफेक्ट। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये भी इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 56 पर। 56 वाला क्वेश्चन आ चुका है, सभी बच्चे कर दो, कमेंट करता रहा करो, आपका कमेंट से मुझे पता लगता है आप सभी को क्लास में मजा आ रहा है। देखो क्वेश्चन क्या लिखा गया है, प्रभाकर ने एक झोपड़ी का चित्रण यानी कि पेंटिंग 10:55 AM पर शुरू किया, मतलब मॉर्निंग के टाइम किया, और 11:05 AM, यहाँ पर भी क्या है AM है, AM पर पूरा किया। चित्रण बनाने में उसे कितना समय लगेगा। बात समझ में आ गई आपको? क्वेश्चन देखो इधर इंग्लिश में, प्रभाकर स्टार्टेड अ ड्राइंग हट एट 10:55 AM, 10:55 पर, एंड फिनिश्ड इट 11:05, 11:05 AM पर। देन हाउ मच टाइम डिड ही टेक टू पेंट इट, मतलब उसने चित्र बनाने में कितना टाइम लिया। तो देखो उसने स्टार्ट कब किया था, स्टार्ट का टाइम देखो आप, स्टार्ट किया उसने 10:55 पे, टाइम आपको पता है AM चल रहा है उसका। और फिनिश कब किया, फिनिश किया उसने 11:05 पे, 11:05 पर, ये भी AM का टाइम है। अब देखो दोनों के बीच में 10:55 से 11 बजने में कितना टाइम बाकी है, 5 मिनट बाकी है या नहीं, 11 बजने में 5 मिनट बाकी है। ठीक है, और 11:05 ऊपर हो गए या नहीं, 5 मिनट ऊपर हो गए या नहीं हो गए, तो 5 मिनट तो ये थे और 5 मिनट ये थे, तो टोटल कितने मिनट हो गए उसके पास में 10 मिनट। मतलब उसने वो जो पेंटिंग है केवल 10 मिनट में बना डाली। तो 10 मिनट ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी, ए राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? देखो 10:55 है, मतलब 11 बजने में केवल 5 मिनट बाकी है, तो 5 मिनट तक तो उसने ये पेंटिंग करी, और 11 बजने के बाद भी 5 मिनट और ऊपर पेंटिंग करी उसने, मतलब 5 मिनट की और लगाया, तो 5 और 5 टोटल कितना टाइम लगा दिया उसने, 10 मिनट लगा दिए। आगे मैडम 57 वाला करते हैं। अब क्वेश्चन को पढ़ो और करो, समझना है क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा समझ जाते हो
तो ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे, सभी क्वेश्चंस को कर लोगे। देखो 57 क्वेश्चन क्या लिखा है, एक कमरे में 24 पंक्तियां हैं, ठीक है, एक रूम के अंदर 24 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 312 चेयर है, कुर्सियां हैं, कमरे में कुल कितनी कुर्सियां हैं। क्वेश्चन पढ़ो यहाँ पर, देयर आर 24 रो इन अ रूम, ईच रो हैज 312 चेयर, हाउ मेनी चेयर्स आर देयर इन द रूम। ठीक है, तो एक रूम में कितनी पंक्तियां हैं, एक कमरे में हैं, वही पहले जो आप क्वेश्चन करवाया था मैंने उसी प्रकार का है, 20 रो है। अब प्रत्येक पंक्ति में 312 चेयर है, तो 1 रो में कितना चेयर है, 312 चेयर है, ठीक है। तो आपको टोटल क्या निकालनी है, टोटल कितनी चेयर है, टोटल चेयर्स जब किस प्रकार निकलेगी, तो एक कमरे में 24 है, टोटल कितनी है, अब एक रो के अंदर 312 चेयर आती है, तो टोटल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 312 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सीधा 24 से, ठीक है। तो सभी बच्चे फटाफट से कमेंट कर दो इसका। 24 की टेबल किस किस बच्चे को पता है, तो 24 की टेबल 2 बार बोलोगे कितना है 48, 4 चला जाएगा आपके कैरी। 24 की टेबल 24 बार 1 बार बोलोगे 24 और 4 28 का 2 फिर चला जाएगा 2 कैरी। 24 3 कितना होता है 72 और 2 74, तो 7488 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। इतनी क्या है, चेयर है, कहाँ पर है, उन सभी रो को मिला करके। बात समझ में गया आपको। बढ़ते हम आगे क्वेश्चन नंबर 58 में करते हैं। अभी तक आपके सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए हो तो यस सर कमेंट कर दो, ताकि मुझे पता लग जाए आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए। कक्षा अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों में बराबर बराबर 80 रबड़ व 30 पेन बांटता है, उसके कक्षा में अधिकतम कितने छात्र हैं। द टीचर गिव 80 रबड़ यानी इरेजर एंड 30 पेन इक्वली टू द स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास, देन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हिज क्लास। तो उसकी क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं, अधिकतम कितने बच्चे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट पूछे उसने। तो अब मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था, आप सभी को पता होगा, जिन बच्चों ने क्लास ली है उनको तो पता है कि जहां पर भी अधिकतम लिखा आ जाए, अधिकतम सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लिखा आ जाए, उस जगह पर हम निकालते हैं HCF, ठीक है। मैंने एक बात बोली थी HCF वाली क्लास में, HCF वाली क्लास जिस बच्चे ने नहीं देखी जाकर के देख लेना, नीचे लिंक है सभी उसका भी। HCF वाली क्लास में मैंने ऐसे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं, तो जो बच्चे ने वो क्लास अटेंड करी वो इस क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन को करने लग जाएगा। HCF आपको निकालना है, तो HCF निकालना है आपको 80 का और 30 का, दोनों का HCF का निकल के आएगा, फटाफट से करो। देखो इसमें 2 की टेबल दोगे आप 40 बार, 2 का दे लो 20 बार, फिर 2 का देखो 10 बार, 2 का 5 बार और लास्ट में 5 का जाएगा 1 बार, ठीक है। इस प्रकार मैंने ये फैक्टराइजेशन करना बताया था। 2 का 30 में 15 टाइम्स जाता है, फिर 3 का जाएगा 15 में 5 बार, तो 5 का चला जाएगा 1 बार। और दोनों में जो कॉमन आएगा, देखो कॉमन क्या है, एक तो 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, तो हम 2 को बाहर निकाल लेंगे। और इसके अलावा क्या कॉमन है, 5 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है, तो 5 को भी हम बाहर निकालेंगे और गुणा कर देंगे आपस में दोनों को। 5 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा आपके 10 स्टूडेंट्स क्या है, उसके मैक्सिमम स्टूडेंट है। जिन 10 बच्चों में उसने क्या किया, उसने 10 बच्चों में 80 रबड़ और 30 पेन बांट दिए, तो एक बच्चे को कितने 8 रबड़ और 3 पेन मिले उसको, ठीक है। बढ़ते हम आगे 59 वाला क्वेश्चन में। दो संख्याओं का गुणनफल 500 है, यदि एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर is 200 if one of them is 20, then what will be the other। अब आपको क्या करना है, मैंने बोला है कि एलसीएम और एचसीएफ वाली क्लास जिस बच्चे ने देखी है वो ऐसे क्वेश्चन कर देगा। तो इसमें क्या होता है, एलसीएम वाले कॉन्सेप्ट में हमने समझा था कि दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा हो और एक संख्या हमको पता है, तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे हम,
ये जो गुणनफल दे रखा है इसमें इस संख्या का भाग दे देंगे तो दूसरी संख्या हमको मिल जाएगी। ठीक है, और दूसरी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड संख्या निकालने के लिए इनका जो गुणनफल दे रखा है वो कितना है 500। इसमें एक संख्या 20 है तो इसका डिवाइड करने के बाद दूसरी संख्या हमको मिल जाएगी। तो इस 10 से 10 आप काट दो, 2 से 50 कटेगा 25 बार। समझ आ गई बात आपको? ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने शॉर्ट तरीके से भी बताए हैं, तो ये तरीके आप वहाँ लगा सकते हो, शॉर्ट ट्रिक्स। जैसे अभी इस क्वेश्चन में केवल सीधा आपको डिवाइड करना है और पीछे मैंने 1-2 क्वेश्चन में बताए हैं तो उनका यूज आप करना। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए ये रहा 60। अनुराग ने एक स्कूटर 30,000 में खरीदा तथा उसकी मरम्मत पर 10,000 रुपये लगाए। यदि वह उसे बेचने पर 10% लाभ पाना चाहता है तो स्कूटर का विक्रय मूल्य है। इंग्लिश में क्या लिखा गया है, अनुराग bought a scooter for ₹30,000 and spent ₹10,000 on its repair. If he wanted 10% profit on selling it, then what would be the selling price of the scooter? मतलब आपको क्या करना है, उसके सेलिंग प्राइस में 10% का लाभ निकाल करके बताना है, लाभ जोड़ करके बताना है। तो स्कूटर कितने का है पहले तो आप देखो, स्कूटर कितने का है। स्कूटर है 30,000 का। अब इसकी मरम्मत यानी कि रिपेयर भी करवाया उसको। अगर रिपेयर करवाएगा तो क्या होगा, वो भी इसका पैसा लगेगा या नहीं, तो पैसा लगा तो ये भी क्या होगा, उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। ठीक है, ये आ गया उसका क्रय मूल्य। 30 और 10,000 कितने होते हैं, 40,000 होते हैं। तो यह तो हो गई इसकी कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य हो चुका है। अब सेल्स प्राइस हमको चाहिए, तो सेल्स प्राइस भी ध्यान से पढ़ो। उसने कहा है कि 10% लाभ चाहिए मेरे को, तो 10% लाभ चाहिए। तो 40,000 का अगर हमको 10% प्रॉफिट निकालना है, 10% का निकालना है हमको, 10% प्रॉफिट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 40,000 में 10% निकाल लेंगे। ठीक है, 10% प्रॉफिट यहाँ पे निकल जाएगा। तो ये दोनों जीरो से आप दोनों जीरो काट लो और 400 को 10 से करोगे तो 4000 आ जाएगा। 4,000 रुपये क्या आया, लाभ आया है, प्रॉफिट आ चुका है। प्रॉफिट को इन्हें बोला जाता है लाभ। तो अभी ये तो केवल लाभ आया, हमको चाहिए कि उसका विक्रय मूल्य, सेल्स प्राइस आपको ज्ञात करनी है। तो सेल्स प्राइस कैसे निकालेंगे हम, 40,000 तो उसका क्या था क्रय मूल्य, और 4,000 हमने प्रॉफिट उसमें कमाया है। तो 4,000 प्रॉफिट हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 44,000 आएगा या नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। समझ में आई बात आपको? 44,000 रुपीज़ उसको क्या मिलेंगे, प्रॉफिट मिल जाएगा। बात समझ में आ गई है? तो कमेंट बॉक्स में टाइप करो अगेन यस सर कर दो जल्दी से कमेंट, क्योंकि आपके कमेंट का वेट मैं करता रहता हूँ। तो फटाफट से वेट लाइक कर दो। और अभी तक आपने बहुत सी बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सेफ रहिए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत कर रहिए।